And while purchasing land from you, you tell me that there is some covenant running with the land. Covenant running with the land का मतलब उस लैंड के साथ कोई कंडीशन जुड़ी हुई है, तो मैं उस कंडीशन से ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाऊंगी। हालांकि जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो आपकी और आपने जिससे खरीदा उसकी होगी। यानी कि लेटस से ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करी, ठीक है, और बी से मैं ले रही हूँ, ठीक है, मैं बी जो है मुझे सेल कर रहा है प्रॉपर्टी। इन दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कुछ कंडीशंस उस लैंड के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ भी कह सकते हैं कि उसने वो सेल करी विद अ कंडीशन की इसकी रजिस्ट्री तब होगी, अब होगी, इस फॉर्म में होगी, एनी कंडीशन। ना इफ बी इज सेलिंग दैट प्रॉपर्टी टू मी, दो दिस वाज बिटवीन देम, आई विल कंटिन्यू टू बी बाउंड बाय देम। I will continue to be bound by those conditions in spite of the fact that I am a stranger to the contract. हम ये सारी वही एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं जहां पर मैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हूं, उसके बावजूद मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड हो रही हूं। सो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, one was agricultural land. He sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such a condition is attached with the land, so whosoever is the successor of the land has to abide by it. Such are called restrictive covenants and all successors are bound to it. यहाँ पर मिस्टर ए हैं, उनकी दो जमीनें हैं, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल लैंड है, दूसरी के ऊपर उन्होंने कंडीशन लगा दी कि इसके ऊपर कोई फैक्ट्री नहीं बनाएगा, मैं बेचूंगा इसको, मेरे को बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं खड़े करेगा। उनका जो थॉट प्रोसेस था कि इस एग्रीकल्चरल लैंड पे नुकसान ना हो। तो अब इसका मतलब ये कि जो भी खरीदेगा, मान लीजिए अगर ए है ओनर इस पूरी प्लॉट का, वो बी को सेल करता है, बी आगे सी को सेल करता है, सी आगे डी को करता है, तो ये बी सी डी ये नहीं बोल सकते भाई तो ये तो ए और बी के बीच की बात थी, नहीं। जब ए ने एक बार ये कंडीशन लगा दी, इट इज अ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, वो जमीन के साथ ही जुड़ा रहेगा और हर पर्सन को आगे वो इफेक्ट करे। अब इसका यहाँ लैंग्वेज देखिए। The person who purchases land with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller। यानी अब यहां देखिए एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, नोटिस, ठीक है, पता होना चाहिए। यानी ए और बी के बीच में जो ये बात हुई, इसके बारे में अगर सी को पता है, ठीक है, तो वो भी उससे बाउंड होगा। बी उसको बताएगा और सी को पता होगा तो सी बाउंड होगा। इन अदर वर्ड्स, ए ने तो बी को बता दिया कि तुम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाओगे, बी ने कहा नहीं लगाऊंगा, डील हो गई। बी ने जब सी को बोला बेचा तो बी ने उसको नहीं बताया, तो इन दैट केस सी, since he is ignorant of the fact, he is not bound by it. Okay, we are not discussing here knowledge of the fact more, we are discussing who is a party to the contract. But टू बी अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इफ वी आर गिविंग दिस एग्जाम्शन, ठीक है, आप पार्टी नहीं भी हो तो कम से कम पता तो होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि आप जो चीज मुझे बेच रहे हो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, तो वो कंडीशन से मैं कैसे बाइंड हो सकती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आपने ओरिजिनल ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा जिसमें आपके ऊपर एक कंडीशन थी जो आगे मुझ तक आएगी, अगर वो मुझे पता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकती। एम आई क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. ये सॉरी मैंने आई वाज स्पीकिंग, ये जो स्टैंड अलोन थिंग्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड अलोन की एट टाइम्स ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी रेडी करके रखना है और इन केसेस को भी इंश्योर करना है कि आप इनको इंडिविजुअली भी हैंडल कर पाए। एंड एज आई वाज सेइंग कि ये सारे केसेस यूजुअली इनमें फिट हो जाते हैं। यूजुअली 99% आपको डायरेक्ट केस मिलते हैं इस टॉपिक के, मतलब वो कहीं ना किसी फॉर्म में इसी को थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा। कोशिश कीजिएगा पहले हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप बोल दीजिए कि वैसे तो ये एक्सेप्शन में आ जाता, पर ये इस केस में एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। यहां पर भी देखिए देखिए एजेंसी क्या होती है कि जैसे आपने मुझे बोला कि भाई आप जो है आपकी शॉप है तिलक नगर में, आपने मुझे कहा कि भाई
मैं आपका सामान विकासपुरी में, जनकपुरी में, सब जगह सेल करूं, और मुझे बदले में क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगी। तो अब मान लीजिए एजेंट आपने मुझे बना दिया। अपने अथॉरिटी के अंदर अगर मैं कोई भी काम करके आती हूँ, तो वो आपको भी बाइंड करेगा, और आप उसको एनफोर्स भी कर सकते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल, इसका कहने का मतलब क्या है? प्रशांत अपॉइंट्स अभिनव एज एज एजेंट टू सेल हिज हाउस। आपने मुझे अपना एजेंट बनाया, किस लिए? कि मुझे आपका घर बेचना है। अब मैं आपका जो घर है वो तरुण को बेच रही हूँ। अब मैंने जो घर बेचा है तरुण को, तो तरुण ने मुझे पैसे भी तो दिए होंगे। तो वो पैसे आप मुझसे ले सकते हो या तरुण से ले सकते हो, अगर उसने मुझे नहीं दिया, अगर आपको ही देगा वो। ठीक है। तो आपके पास राइट है कि आप पैसे उससे ले सकते हो। सेम वेज अगर आपके कहने पे मैं सामान सेल करके आ रही हूँ, और सामान सेल करने के बाद मान लीजिए जिसको मैंने बेचा वो अभी पैसे नहीं दे रहा, आप उस पे केस करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर लॉ आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो मैडम के बीच में और उस पार्टी के बीच में हुआ था। नो। ठीक है, मेरे और उसके बीच में हुआ था, मैं एजेंट तो आप ही की हूं ना। तो अल्टीमेटली जो राइट्स मेरे पास है वो मुझे आप ही ने दिए हैं। तो प्रिंसिपल भी उन राइट्स को एनफोर्स कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस मैम। एक बार क्विकली सारे पॉइंट्स देख लीजिए, कोई भी ऐसा लग रहा हो जो आपको क्लियर नहीं, तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, क्विकली गो थ्रू कीजिए। डिस्कस टिल नाउ not a party to the contract. First of all, we discussed that only a party to the contract can sue. This is called doctrine of privity of contract. Then we discussed that there are certain exceptions, and all the exceptions had their individual cases, which I told you can be asked as standalone cases also, and this can come as a long answer question also. Now we are going to discuss validity of an agreement without consideration. What does this mean? We have understood that for a valid contract to be formed, we need a legal consideration. However, there are certain exceptions to this statement that contract without consideration is void. As you can see in the first line, agreement made without consideration is void. This is given in section 25. However, there are certain exceptions. So, what are those exceptions? I'll be discussing few of them today, not all of them, a few of them, important ones. Let us first read this one: natural love and affection. इसको पढ़ते टाइम प्लीज फैमिली अरेंजमेंट वाले को थोड़ा सा अभी के लिए भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों थोड़े से ब्लेंड ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, ये अलग सिरे से पढ़ेंगे इसको। देखिए इसमें क्या लिखा है: कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन से, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज का नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। दूर दराज का रिलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है वो अगर राइटिंग में है और रजिस्टर्ड में है, यानी मैंने अभी देखिए उसमें कुछ भी लेने देने की बात नहीं हुई। इसमें क्या हुआ? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के से रहते एक एग्रीमेंट हुआ है, जो राइटिंग में हुआ है, रजिस्टर भी हुआ है, और पार्टीज नियर रिलेशनशिप में है। तो क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ है? आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 21 देखते हैं। हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ। अब हस्बैंड ने वाइफ को बोला है कि एग्रीमेंट के थ्रू रजिस्टर भी करवाया है, मतलब प्रॉपर लिख के उसने रिलेशन रजिस्टर कराया है कि भाई मैं अपनी सारी अर्निंग्स तुम्हें दूंगा। वापस कुछ मिल रहा है? नहीं। क्या ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है? यूजुअली तो नहीं होता, बट इस एक्सेप्शन में आ गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, नियर रिलेशनशिप भी है, राइटिंग भी है, और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ भी है। चारों में से एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं होगा तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ गोल्डन नेकलेस। तो ए जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अपनी वाइफ को बोलता, सॉरी डॉटर इन लॉ को बोलता है कि मैं तुम्हें गोल्डन नेकलेस दूंगा 5 लाख का। उसने वो राइटिंग में भी लिख के दिया, रजिस्टर भी कराया। तो हालांकि डॉटर इन लॉ को गिफ्ट नहीं दे रही है अपने फादर इन लॉ को, स्टिल ये एग्रीमेंट वैलिड है और एनफोर्सेबल है। यानी अगर वो नहीं देते हैं तो डॉटर इन लॉ कैन टेक दिस मैटर टू द कोर्ट ऑल्सो। ठीक है जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीजें, चारों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है। एक हिंदू हस्बैंड था, ठीक है, इसका एक केस है जो आप लोगों के पुराने मॉड्यूल्स में था और आपके एग्जाम में भी एक केस आ चुका है। अब उसका नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए साइड पे। राजलखी, RAJLUKHY, राजलखी वर्सेस भूतनाथ। भूत, BHOOTHNATH। राजलखी वर्सेस भूतनाथ। उसमें एक हिंदू हस्बैंड थे,
ठीक है। उन्होंने अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़े के बाद परेशान होकर ये लिख दिया कि भाई मैं उसको मंथली मेंटेनेंस दे दूंगा। ठीक है। कोई कंसिडरेशन वाइफ की तरफ से नहीं आई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केस में क्या क्या हुआ। पहली बात तो, लेट अस टेक दीज टू एज हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ये ए और बी है, हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में चल रहा है मैरिटल डिस्कॉर्ड। ठीक है, झगड़ा चल रहा है। और उस झगड़े के रहते ए ने इनको बोल दिया कि मैं आपको मंथली मेंटेनेंस दे दूंगा। ठीक है, आप बेशक दूर रहना चाहते हो दूर रहो, मैं आपको मंथली मेंटेनेंस दे दूंगा। ये बात उन्होंने राइटिंग में भी कही और रजिस्टर भी थी। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर, और ये भी था कि इन्होंने कुछ नहीं देना था, इनकी तरफ से कुछ नहीं था। ठीक है। तो कोर्ट में ये मैटर गया कि भाई ये एनफोर्सेबल है या नहीं, क्योंकि ए ने लिख के तो दे दिया, रजिस्टर तो कर दिया कि मैं मेंटेनेंस दूंगा, पर उसने दिया नहीं। तो ये मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में सबसे पहले सवाल ये उठा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं, क्या ये बी एंटाइटल्ड है भी या नहीं। तो भाई विदाउट कंसिडरेशन वैसे तो नहीं होता, पर बी ने इस सेक्शन को इन्वोक करा। बी ने कहा भाई सेक्शन 25 में लिखा है, तो ये ऐसा वाला केस है, एग्जाम्पल 21 और 22, तो मुझे भी बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये बेनिफिट मिलेगा उनको? व्हाट इज योर आंसर? मुझे दोनों से, आप लोगों से आंसर चाहिए। इफ यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। बताइए क्या लगता है आपको? Ma'am, please repeat the question once again. ओके, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, देयर इज अ मैरिटल डिस्कॉर्ड, दोनों के बीच में क्वारल्स और डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं। और इसके रहते हस्बैंड ने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ हिज वाइफ एग्जीक्यूट करा है, एग्रीइंग टू पे हर मेंटेनेंस। नो कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम द वाइफ। The question was whether the agreement between husband and wife is valid or void. This is the question. And hint is that you have to read this in the light of this section. डॉक्यूमेंट किसने रजिस्टर किया है? Sorry? डॉक्यूमेंट किसने रजिस्टर किया अभी आपने बोला ना? डॉक्यूमेंट दोनों पार्टीज मिलकर रजिस्टर कराते हैं। Document was registered by the एक बार husband और in रिपीट favor of his wife. Document was registered by the husband in favor of his wife under proper legal procedure. You were saying something, Arsh? एक बार और रिपीट कर दो कुछ। You want me to repeat the question? यस। Hindu husband, after referring to quarrels and disagreements between him and his wife, executed a registered document in favor of his wife. He agreed to pay for her maintenance. No consideration moved from the wife. The question was whether the agreement was valid or whether it was void because of lack of consideration. And the hint is you have to follow this section, which is on the screen. Ma'am, maybe it is void. Okay, reason being? Because it is not made out of natural love and affection between the parties. बाकी के तीन तो हो रहे हैं stand in near relationship, writing में and registered under the lawyer. But first वाला थोड़ा dicey situation है. What do you say, Harsh? वाइड। Yes, the answer is it was void. So Rajlakshmi Devi versus Bhutnath, in this case, the agreement was held to be void for want of consideration, because it was only because of, only out of quarrels and disagreements that this document was registered. Had it been out of natural love and affection, as you can see in example 21 or 22, then it would have been a genuine agreement which was enforceable, right? ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने केस का नाम बता दिया, केस का नाम लिखने से वेटेज बढ़ेगा। केस का नाम भी इजी है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। एक जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा अब, वो रहेगा कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसको देख लेते हैं। एक बार इसको रीड कर लीजिए पहले, बिफोर आई एक्सप्लेन। जस्ट रीड दिस, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसमें दो चीजें ध्यान दीजिएगा बेटा, पास्ट भी है और वॉलंटरी भी है। Let us read the two examples. First example 23 and 24. पी को आर का वॉलेट मिलता है और वो उसको दे देता है।
मान लीजिए मुझे आपका वॉलेट मिला और मैंने आपको लौटा दिया। आपको वॉलेट में आपको बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारा कुछ थे, तो आप बड़े खुश हुए और आपने मुझे कहा कि आप मुझे 10,000 रुपए दोगे। अगर आप मुझे वो 10,000 नहीं देते हो तो भी मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। आपका वॉलेट गिर गया था, मैंने आपको ढूंढ के दिया। अब आप मुझे बोलोगे मैंने तो नहीं कहा था। नहीं कहा था, पर यही ये पॉइंट है कि इस सेक्शन में पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए, पास्ट मतलब जो करी गई है, और वॉलंटरी सर्विसेज के लिए अगर आपने एग्री करा है, खुद से बोला ना आपने कि मैं 10,000 दूंगा, अब आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। Similarly, example 24 देखिए, मिस्टर एक्स had helped his nephew मिस्टर वाई to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect। मिस्टर एक्स ने अपने नेफ्यू को मदद करा कि भाई वो कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ेगा। ठीक है, बोले, उसको बोला कि मैं हेल्प करूंगा। जब मिस्टर वाई केस जीत गए तो उसने मिस्टर एक्स को प्रॉमिस करा, ही प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू पे 10,000। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज कॉम्पनसेशन टू पे पास्ट सर्विसेज। सेम वे है, मतलब वॉलेंटरली उन्होंने बोला था कि मैं आपको दूंगा। सामने वाले ने बोला कि ठीक है, आप मेरे लिए मदद करेंगे तो आपको मैं ये पैसे दूंगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाता है। इसका जो कंसर्न है वो हमारा इनिशियल जो हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यानी आप कुछ बोलेंगे तब मैं उस काम को करूंगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, ये उसी का ऑफशूट है कि हालांकि आपने बोला नहीं कि मेरे को मेरा पर्स ढूंढ के लाओ, लेकिन मैं ढूंढ के ले आई हूं। मेरी तरफ से वॉलंटरी एक्ट है, हो गया है पास्ट में। अब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसको कॉम्पनसेट करोगे, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर रहे हैं। इसकी लैंग्वेज अब थोड़ा पढ़ते हैं। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट, मतलब चाहे पूरा पैसा देंगे आधा पैसा देंगे वो अलग बात है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगे। मैं कौन हूं? अ पर्सन हु हैज वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। मैंने वॉलंटरली कुछ आपके लिए किया है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है? बिल्कुल इन्फोर्सेबल है। इन ऑर्डर दैट द प्रॉमिस टू पे फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज बी बाइंडिंग, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इस केस में? पहले तो मैंने वॉलंटरी सर्विस दी होंगी। सेकंड, आपके लिए दी है। थर्ड, promisor must be in existence at the time when services were rendered। यानी आप उस टाइम एग्जिस्टेंस में होने चाहिए जब मैंने ये सर्विस आपके बेनिफिट के लिए रेंडर करी। इसका एग्जांपल दूंगी, अभी बहुत ध्यान से सुनना। और चौथा, प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिस, यानी आपने मुझे प्रॉमिस करने का इंटेंशन रखा हो। अगर ये चारों कंडीशंस होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है। पहले एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ, और उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको वो बताऊंगी कि आप एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, उसका एक केस बताऊंगी। क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो आप बोलोगे मैम हम तो होंगे ही, अगर आप हमारे लिए कुछ काम कर रहे हो तो हम तो होंगे ही। तो उसी का मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगी, जरूरी नहीं कि आप हो। अब देखिए, पहले तो एक केस लिखिए जरा। एक लाइन का केस है, फटाफट कहीं लिखो और मुझे आंसर बताओ। ए सेज टू बी, A says to B, एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिएगा, एट, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ध्यान से लिखिए। एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ यू सेव्ड मी फ्रॉम अ सीरियस एक्सीडेंट। आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000। ए ने बी को बोला है, क्या बोला है हर्ष? बता सकते हैं ए ने बी को क्या बोला है? क्या बोला है ए ने बी को? आपने लिखा है बेटा? मोक्षिता आपने लिखा है? यस मैम। बताइए क्या बोला ए ने बी को। मैम बेसिकली ए ने बी को बोला कि बेसिकली बी ने इन द पास्ट आई डोंट नो, तो उसने अपनी लाइफ रिस्क करके ए को एक फेटल एक्सीडेंट से बचाया, तो ए ने प्रॉमिस किया बी को दैट ही विल कॉम्पनसेट हिम फॉर 10,000 रुपीज। राइट, नाउ माय क्वेश्चन इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी? यस मैम। यस देर इज, तो आप लिख सकते हैं देर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। और अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा तो आप यहां से मैटर एक्सप्लेनेशन के लिए ले सकते हैं। ठीक है।
यस मैम। अब जो आता है आपका वो सवाल जो मेरा कि यू मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंस वाला जो पॉइंट था। देखिए ये जो एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है। एक तो मैंने मदद करी, आपकी मदद करी, ये एक होना चाहिए। आपने प्रॉमिस करा कि आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगे, आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। लेकिन आप एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, ये कहाँ पे आ सकता है? ये आ सकता है कंपनी में। जैसे हम कंपनी बनाते हैं तो प्रमोटर्स होते हैं, वो कंपनी बनाते हैं। अब मान लीजिए हम तीनों कंपनी बनाते हैं, तो हो सकता है एक जना अपनी गाड़ी लाएगा, एक जना अपना घर बोलेगा कि चलो मेरा कमरा खाली है दो तीन, वो यूज कर लेते हैं, एक जना फर्नीचर लाएगा। तो हम जो भी सामान लेके आ रहे हैं वो हम कंपनी के लिए ले आते हैं, और फिर कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो सारा शुरू करते हैं, और कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। अब जब कंपनी बन जाती है तो हम बोलते हैं भाई हम हमने जो इनिशियली पैसे खर्चे कर रहे थे वो तो हमें मिलने चाहिए। तो ऐसे में कानून बोलता है कि भाई आपने किसके लिए खर्चा करा। हम बोलेंगे सर हम ना कंपनी के एजेंट है, हमने कंपनी के लिए खर्चा करा। तो कानून बोलेगा भाई कंपनी तो उस टाइम एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी जब आपने खर्चा करा। तो उस एक्सेप्शन को बीट करने के लिए यहां पर प्रोविजन डला हुआ है कि अगर प्रॉमिसर जो है एग्जिस्टेंस में है और उसकी इंटेंशन है तभी आपको मिलेगा। घूम के बाद क्या आती है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट प्रमोटर को नहीं मिल सकती। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। यानी हमने जो खर्चे करे हैं वो कंपनी से हमें पैसे ना कंपनीज एक्ट में मिलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलते हैं। दोबारा रिपीट करी हूं मैंने क्या बोला है। मान लीजिए हम तीनों कंपनी बनाते हैं, आप कुछ सामान लेके आते हैं, कोई फर्नीचर लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, और कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी से अगर हम बाद में पैसा रिकवर करें करना चाहें तो यहां पर हम पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के रहते हम उसको नहीं रिकवर कर सकते, क्योंकि कंपनी उस टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं थी। और ना ही हम उसको प्रिंसिपल और एजेंसी के रिलेशनशिप में कवर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ ये बोलता है कि भाई एजेंट तो हो तुम पर प्रिंसिपल कहाँ है। द प्रिंसिपल वॉज नॉट देयर। सो आप उसको वहां भी रिकवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वैसे बता रही हूँ, यहाँ नहीं लिखा बट वैसे ही बता रही हूँ, इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक प्रोविजन है। हमें वहां जाना पड़ता है अपने जो है कॉम्पनसेशन लेने के लिए। ठीक है। यस अच्छा मैम। ये वाला बस एक पॉइंट आप एक बार रीड कर लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस पॉइंट के बाद आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि दोनों पॉइंट थोड़े से लर्निंग वाले हैं। इनको विद एग्जांपल विद पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स लर्न कीजिएगा। और मैं क्वेश्चंस आपको केस स्टडी फॉर्म में ही दूंगी जब आप नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले जितना आज कराया है ना, आज अगर आपने नहीं पढ़ा तो कल क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाओगे, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है। तो पहले वो कोशिश कीजिएगा, और अगर हो सके मैं आपको हो सकेगा मैं आपको दूंगी लिख के देने को। तो एक एक क्वेश्चन मुझे आप दोनों लिख के इमेज सेंड करेंगे, मैं अभी दे रही हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन आपने मुझे लिखकर इमेज सेंड करनी है, सो दैट आई एम एबल टू नो कॉम्प्रिहेंड दैट वेदर यू हैव बीन एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सेक्शन प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है। यहां से हम आगे चलेंगे थर्ड फोर्थ, ये अब कल की क्लास में ही अपना खत्म हो जाएगा और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। टुमारो कंसिडरेशन विल बी ओवर। ठीक है। करें माइंड अप। मैम मुझे एक छोटा सा डाउट था। जी बताएं। मैम लाइक ये थोड़ा वियर्ड डाउट है, बट लाइक कॉन्सिडरेशन जो भी है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों की तरफ से कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए मतलब। यूजुअली यस, यूजुअली यस। बट अगर नहीं भी है तो वो उन्हीं एक्सेप्शंस में जो हमने पढ़ी हैं आज जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी हैं, जो हमने स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो भी हमने पढ़ी ना दो एक्सेप्शंस, और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हो सकता है कि जैसे आप मुझे पर्स ला के दे रहे हो तो हो सकता है मैं आपको ना भी दूं, है ना। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया मैं दूंगी तो फिर मुझे देना है। तो यूजुअली यस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। स्ट्रेंजर तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी होता। जैसे अगर मान लीजिए दो भाइयों के बीच में हुआ तो मदर की तरफ से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन दो पार्टीज के बीच में कुछ ना कुछ होता है जिससे कंसिडरेशन रहता है, इसलिए यूजुअली यस। इफ ओके यू हैव अ मैम, थैंक यू। पर्टिकुलर इफ यू हैव अ पर्टिकुलर केस इन माइंड जस्ट लेट मी नो, अगर आपके माइंड में कोई आ रहा हो तो। मैम अभी तो नहीं आ रहा, अभी ये मेरे को पीछे के एक्सेप्शंस पढ़ के ही लग रहा था, क्योंकि लाइक एक ही तरफ से कंसंट्रेशन थी हाँ मोस्ट ऑफ द वो केसेस के अंदर। एक्सेप्शंस में सारे वही केसेस दिखेंगे। अदरवाइज आपको कभी भी आंसर में भी लिखना है तो यही लिखना है, कंसिडरेशन दोनों की तरफ से आएगी, कुछ ना आपको भी बेनिफिट मिलेगा कुछ बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। ओके मैम। ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा अगर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। घर पे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लिख के दिखाएंगे आप दोनों, ये आपका होमवर्क है, राइट। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, और ये एज अ 4 मार्क्स, मैं ना 3 रख रही हूँ ना 5, ताकि ये थोड़ा सा रहे। 4 मार्क में आपके रजिस्टर का आधा पेज भरना चाहिए, तो आपने मुझे, क्योंकि आपको ना केस भी एक्सप्लेन करना होता है, खाली ये नहीं लिखना कि एज पर दिस एक्ट ये नहीं कर सकता, नहीं। आपको ये बताना है कि भाई लॉ ये बोलता है, इसमें ये हुआ, और ये एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे कल क्लास से पहले आप दोनों का आंसर इमेज पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ओके, प्लीज नोट द होमवर्क एंड आई एम लीविंग, थैंक यू। थैंक यू मैम।